सोनेलाल जयंती पर आज शाह और योगी देंगे सियासी संदेश। राजधानी लखनऊ में जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जन स्वाभिमान दिवस पर करेंगे संबोधित। विधायक पार्षदों के बाद सांसदों से मिलेंगे नीतीश कुमार। दिल्ली में होगी मुलाकात। लोकसभा चुनाव की तैयारी का लेंगे फीडबैक। छत्तीसगढ़ में आप की मेगा रैली आज। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ में उफान पर आया नाला, फंसे यात्री। पहले दिन 7,900 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। उत्साह के साथ घाटी में गूंजे जयकारे। आज बिहार समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स भी जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें हम आपको कि 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रेल डाक सेवा के नए भवन का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के हाईटेक गोरखनाथ थाना का भी करेंगे लोकार्पण। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। रेल डाक सेवा के नए भवन का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के हाईटेक गोरखनाथ थाना का करेंगे लोकार्पण। 3 दिन के दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। रेल डाक सेवा के नए भवन का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के हाईटेक गोरखनाथ थाना का करेंगे लोकार्पण। 3 दिनों के दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वो गोरखपुर हाईटेक थाने का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही रेल डाक सेवा के नए भवन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के हाईटेक गोरखनाथ थाने का भी लोकार्पण करेंगे। हम आपको बता दें कि 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो आज गोरखपुर पहुंचेंगे। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे। रेल डाक सेवा के नए भवन का करेंगे शुभारंभ। बता दें प्रदेश के हाईटेक गोरखनाथ थाने का भी लोकार्पण करेंगे। 3 दिनों के दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें रेल डाक सेवा का शुभारंभ करेंगे सीएम। प्रदेश के हाईटेक गोरखनाथ थाने का भी लोकार्पण करेंगे। तो 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो आज गोरखपुर पहुंचेंगे। साथ ही रेल डाक सेवा का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं फर्रुखाबाद की, जहां बच्चे की हत्या कर पिता ने लगाई फांसी। खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। पत्नी और बच्ची पर भी किया जानलेवा हमला। खबर फर्रुखाबाद से, जहां बच्चे की हत्या कर पिता ने लगाई फांसी। पत्नी और बच्चे पर भी किया जानलेवा हमला। पिता ने बच्चे, पत्नी और पुत्री पर गड़ासे से किया हमला।
5 साल के बच्चे की मौके पर मौत। पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल। 2 मौतों के बाद गांव में मचा हड़कंप। मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल। खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। 2 मौतों के बाद गांव में मचा हड़कंप। मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मक्के में व्यापार में लाखों रुपए गबन करने का आरोप। मृतक ने कानपुर के व्यापारी के नाम छोड़ा सुसाइड नोट। 40 लाख रुपए गबन करने से परेशान होकर उठाया यह कदम। थाना जहानगंज के ग्राम रतनपुरा गांव का यह मामला है। थाना जहानगंज क्षेत्र में दिनेश यादव नामक व्यक्ति जो अपने घर में सो रहा था और सुबह उठते ही ऐसा उसके परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर वार किया, जिसमें पत्नी उसे गंभीर रूप से घायल है, बच्चे की मृत्यु हो गई है और बच्ची आंशिक रूप से घायल है। और उसके बाद खुद जब उसकी बच्ची के बुआ ने जब गेट खुलवाया, उसके बाद वो खुद घर से निकलकर 200 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां एक पिता ने अपने बच्चे पर किया जानलेवा हमला, जिसके बाद पिता ने लगाई फांसी, तो वहीं उसकी पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं। जी ऋषि, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? मृतक थाना जानगंज रतनपुर का रहने वाला था। इसने सुसाइड नोट लिखा, उसमें दिखाया गया है कि कानपुर की एक कृष्णा कैडल कंपनी है। कृष्णा कैडल कंपनी को उसने 40 लाख रुपए की मक्का बेची थी, जिसका उन्होंने गबन कर लिया। इसके पैसे नहीं दे रहे थे, उल्टा मृतक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया था और उसे जेल भिजवा दिया था। तो मृतक ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र हैं, दीपक हैं, पंकज राय हैं, संतोष, इन लोगों ने इसके साथ गबन किया है। इनकी वजह से वो परिवार सहित आत्महत्या कर रहा है, इसीलिए उसने आज ऐसा कदम उठाया। और सुबह उठते ही उसने सबसे पहले अपने बच्चे के ऊपर प्रहार किया, फिर पत्नी और बेटी को मारने का प्रयास किया। पूरे परिवार को मारा हुआ समझ के उसने सोचा पूरे परिवार की मौत होगी। उसके बाद उसने गांव के बाहर जाके फांसी लगा ली, जबकि पत्नी और बच्ची की हालत गंभीर है। लोहिया अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। बच्चे की मौके पर मौत हो गई है। जी, सुसाइड नोट में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सुसाइड नोट में निकल के सामने ये आया है कि कानपुर की कृष्णा कैडल कंपनी है, इनके द्वारा इससे 40 लाख रुपए की मक्का ली गई थी, जिसमें उसने दीपक अग्रवाल, पंकज, धीरेन्द्र और संतोष को आरोपी बनाया है। उसका कहना है कि कंपनी के जो मुनीम थे, मैनेजर धीरेन्द्र शर्मा, उन्होंने उससे दूसरी बार मक्का खरीदने के लिए कहा था कि पुराना हिसाब कर दिया जाएगा, लेकिन उसका पुराना हिसाब नहीं किया था। और उससे किसान पैसे लगातार मांग रहे थे। पैसे न दे पाने की वजह से वो बहुत परेशान था, उत्पीड़न हो रहा था उसका लगातार, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। उसने इन्हीं सभी चारों लोगों को आरोपी बनाया, जिसकी मौत के पूरे परिवार के जिम्मेदार कृष्णा कंपनी के मालिक होंगे सब। जी, तो पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अधीक्षक विकास को ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम के बाद जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी अगर दोषी पाए जाते हैं। तो उनकी पत्नी और जो बच्ची गंभीर रूप से घायल है, उनकी क्या हालत बनी हुई है? अभी तक उनका उपचार चल रहा है। हालत पत्नी की ज्यादा गंभीर है, बच्ची भी संतोषजनक स्थिति में है। जी, परिवार के अन्य लोगों ने आकर के कुछ कहा है इस मामले पर? परिवार का कहना है कि केवल व्यापारियों की वजह से ही उसने ऐसा कदम उठाया है। लगातार उसका उत्पीड़न हो रहा था, लगभग 3 साल 2 साल हो गए तो उसका पैसा नहीं मिल रहा था। किसान उससे लगातार पैसे मांग रहे थे, जी वो पैसे दे नहीं पा रहा था। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मामला जो है 4 लोगों के खिलाफ सुसाइड नोट में उनका नाम दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं गंभीरों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, घायलों की हालत अभी भी गंभीर है, जिसमें बच्ची अभी संतोषजनक स्थिति में है। खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां बच्चे की हत्या करने के बाद पिता ने लगाई फांसी।
साथ ही एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कानपुर के वो 4 लोग हैं और मामला है कि गबन करने का 40 लाख रुपए के गबन करने का मामला सामने आ रहा है। तो खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां बच्चे की हत्या करने के बाद पिता ने लगाई फांसी। बच्चे की हत्या के साथ ही उसने अपनी पत्नी और एक बच्ची पर भी वार किया था। परिवार वालों को मरा हुआ समझकर 200 मीटर लगभग 200 मीटर की दूरी पर जाकर खुद फांसी लगा ली। पत्नी और बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसमें बच्ची संतोषजनक स्थिति में बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही आगे की कार्रवाई कर रही है। तो खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे थे, जहां एक बच्चे की हत्या करने के बाद पिता ने लगाई फांसी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां खबर लखनऊ से है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आज जयंती है। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर सोनेलाल जयंती है। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती। अपना दल कमेरावादी जयंती पर कार्यक्रम करेगी आयोजित। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आज जयंती है। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती। अपना दल कमेरावादी जयंती पर कार्यक्रम करेगी आयोजित। कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से होगा आयोजित। जातिवार जनगणना की जरूरत विषय पर परिचर्चा होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अपना दल अध्यक्ष कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल होंगी शामिल। लोहिया सभागार में आज दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आज जयंती है। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती। अपना दल कमेरावादी जयंती पर कार्यक्रम करेगी आयोजित। कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से होगा आयोजित। जातिवार जनगणना की जरूरत विषय पर परिचर्चा होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अपना दल अध्यक्ष कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल भी रहेंगी। लोहिया सभागार में आज दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का होगा आयोजन। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आज जयंती। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती आज है। अपना दल कमेरावादी जयंती पर कार्यक्रम करेगी आयोजित। कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे शिरकत। कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा आयोजन। जातिवार जनगणना की जरूरत विषय पर परिचर्चा होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अपना दल के अध्यक्ष कृष्ण पटेल, पल्लवी पटेल भी रहेंगी। लोहिया सभागार में आज दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आज जयंती। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की आज जयंती है। अपना दल कमेरावादी जयंती पर कार्यक्रम करेगी आयोजित। कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से होगा आयोजन। लोहिया सभागार में दोपहर 2 बजे किया जाएगा आयोजन। जातिवार जनगणना की जरूरत विषय पर परिचर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। अपना दल अध्यक्ष कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल भी रहेंगी। लोहिया सभागार में आज दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आज जयंती। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज लखनऊ दौरा। सोनेलाल पटेल की जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सोनेलाल पटेल की जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती पर आज कार्यक्रम। सोनेलाल पटेल की जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं। सतीश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपना दल एस की जो अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल और कमेरावादी की जो अध्यक्ष है पल्लवी पटेल, उन दोनों ने एक ही जगह पर आयोजन का कार्यक्रम रखा था पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसके बाद पल्लवी पटेल को मना कर दिया गया था। कि अपना दल के जो गुट हुए थे, सोनेलाल पटेल जो पिता थे अनुप्रिया पटेल या पल्लवी पटेल, कुछ समय बाद ये पार्टी अलग हो गई थी उनके डेथ के बाद। तो अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी बना ली और पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी बना ली। और पल्लवी पटेल की जो पार्टी है उसके अध्यक्ष कृष्णा पटेल जो उनकी माता है वो इसमें इस वक्त अध्यक्ष बनी है। बहरहाल आज की जो खबर है इसमें सोनेलाल पटेल की आज जयंती है। इस मौके पर दोनों जो पुत्री हैं, खासकर अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें या फिर पल्लवी पटेल की, वो दोनों इनकी जयंती मनाने की कवायद कर रही थी। इसको लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दोनों ने अप्लाई करा था से संगठन का जो कार्यक्रम उसको लेकर। तो हालांकि अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं इस वक्त मौजूदा समय में एनडीए के सरकार के साथ इस समय है, तो उनको अनुमति दे दी गई। लेकिन पल्लवी पटेल जो मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सिराथू से विधायक हैं, वो उनको अनुमति नहीं दी गई कि कार्यक्रम नहीं होगा। उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। बहरहाल आज की तस्वीरें जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक तरह से इनका एक कार्यक्रम है, उसमें सोनेलाल जयंती को लेकर जिसमें अनुप्रिया पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री उसमें शामिल होंगे, वो एनडीए की एक तरह से कार्यक्रम में। और दूसरा कार्यक्रम में है पल्लवी पटेल का जो सपा दफ्तर में लोहिया वाहिनी का एक दफ्तर है, उसमें इसमें एक तरह से कार्यक्रम होगा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री या सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे। और जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो आज कार्यक्रम रखा गया है, तकरीबन 1 बजे कार्यक्रम शुरुआत होगी। उसमें एक गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, निषाद पार्टी जो अध्यक्ष है संजय निषाद वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी शामिल होंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि और ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, एनडीए के जुड़े हुए वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। निश्चित तौर पे जो आज का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो कार्यक्रम रखा गया है वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं न कहीं उनकी जयंती के समारोह के जरिए एक तरह से उनकी जयंती के समारोह से पार्टी को मजबूत करने के लिए, फिर एनडीए को मजबूत करने के लिए बात की जा रही है। सोनेलाल पटेल आपको मालूम हो कि पिछड़े समुदाय से आने वाले हैं और अनुप्रिया पटेल भी पिछड़े समुदाय के नेतृत्व कर रही हैं इसमें राजनीति के तौर पे भी। तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समुदाय को कैसे मजबूत किया जाए और पार्टी खासकर एनडीए से कैसे जोड़ा जाए उस पर चर्चा होगी। एक समय पहले आप देखें कि बिहार में जो विपक्षी दल थे उसकी बैठक हुई थी, तो उसको कहीं ना कहीं एक संदेश इसके जरिए भी दिया जा रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं अभी भी मजबूत है। जो भी क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं वो एनडीए के साथ जुड़ी हुई हैं और इसी का तस्वीर जो सामने होगी सोनेलाल पटेल की जयंती के समारोह के अवसर पर कहीं न कहीं एक एकजुटता के जो एनडीए के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। इसमें तमाम अब मुद्दों पर भी चर्चा होनी है, खास करके मंत्री जब अमित शाह इसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। तकरीबन 1 बजे कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया है। उसमें तमाम ऐसे मुद्दे पर आप देखिए, कॉमन सिविल कोड की बात जो चर्चे में है, केंद्र सरकार जो उसको लागू करना चाह रही है, उस पर भी कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह बात रखेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में एनडीए की कैसे मजबूती है और आने वाले समय में कैसे रूपरेखा तैयार किया जा रहा है सीट को लेकर, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा किया जाएगा और साफ तौर से संदेश दिया जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी।
जी दूसरी लेकिन तरफ जो पल्लवी पटेल हैं उन्होंने अपनी बहन अनुप्रिया पर यह आरोप लगाया है कि अनुप्रिया ने सत्ता का गलत फायदा उठाया है, पावर का गलत यूज करके वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनका जो कार्यक्रम, पल्लवी का जो कार्यक्रम था, उसे कैंसिल करा दिया है। और साथ ही पल्लवी ने यह भी बोला है कि वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगी, मतलब उसके बाद वो उनको मना किया गया है पर तब भी वो वहां पर जाएंगी। और फिर अभी खबर आ रही है कि लोहिया सभागार में आयोजन होना है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसमें 2 दिनों पहले ही इसकी अनुमति मांगी गई थी। एलडीए विभाग जो दायरे में आता है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, उससे अनुमति मांगी गई, लेकिन पल्लवी पटेल को नहीं दिया गया। तो ये न केवल अभी बल्कि पिछले साल भी इसी तरह का विवाद खड़ा हुआ था, एक तरह सोनेलाल जयंती के अवसर पर। बहरहाल पल्लवी पटेल ने साफ किया है कि ये कहीं न कहीं सत्ता के सह में आकर इस तरह की चीजें हो रही है, और अनुप्रिया पटेल कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं। भले ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जगह ज्यादा है, कई ऐसे हॉल हैं वहां पर जयंती मनाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन ये चीज को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दी कि कहीं न कहीं इस पर विवाद भी खड़ा हो सकता है। दोनों जो पार्टियां अपने स्तर पर जब मनाएंगी तो उसमें जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं आपस में एक तरह से बोलचाल या एक तरह से झड़प की बात भी शंका है, इसलिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया। लेकिन पल्लवी पटेल ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं सत्ता है जो मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, उनके साथ गठबंधन में प्रिया पटेल है इस वक्त। तो उन्होंने साफ किया है कि कहीं कहीं सत्ता के बल पे इस तरह के किया जा रहा है और हमें अनुमति नहीं दिया गया। बहरहाल जो पल्लवी पटेल आज जो जयंती समारोह में शिरकत करने वाले हैं अखिलेश यादव, जो पल्लवी पटेल का समारोह है, उसमें जाति जनगणना की बात हो, आरक्षण की बात हो, तो उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा किया जाएगा और ये भी संदेश दिया जाएगा कि हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। जो जोड़ एक तरह से एनडीए, एक तरह से विपक्ष दलों की होती है, यूपीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, तो उसमें भी कैसे मजबूती है उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा होगी। और साफ है कि दोनों अपने स्तर पर पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल, सुनीलाल पटेल की जयंती के अवसर पे अपने आप की शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी कहीं दिखाएंगे कि हमारे पास वोटर्स है, हमारे समर्थक ज्यादा है। जी तो क्या बिल्कुल ये जो कार्यक्रम दोनों जगहों पर किए जा रहे हैं, तो इनका एक मकसद जो है वो जो आने वाले चुनाव हैं इन पर भी चर्चा करना होगा? देखिए, साफ मैंने पहले भी ये बताया आपको कि ये कहीं न कहीं टारगेट लोकसभा चुनाव को लेकर है। भले ही जयंती समारोह एक सांकेतिक तौर पे मनाया जा रहा हो, एक अवसर है एक तरह से सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर पर कि सभी को एक साथ आने के लिए, तो ये अवसर को अनुप्रिया पटेल भी नहीं खोलना चाह रही है, नहीं है एक तरह से पल्लवी पटेल ही खोलना चाह रही है। इसके जरिए सीधे तौर पर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती को दर्शाया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में पिछड़े समुदाय से आने वाले पार्टी और इसके जो नेता हैं, अनुप्रिया पटेल की बात करें या पल्लवी पटेल की, वो पिछड़े समुदाय को पार्टी से जोड़ने के लिए भी कवायद लगा रही है कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है और पिछड़े की अच्छी खासी संख्या है, ताकि जो सीट को लेकर तमाम तरह की चीजें होती है, जब गठबंधन में कोई क्षेत्रीय स्तर की दल होती है तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाती है कि हम उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में हम मजबूत हैं, और उस लिहाजे से जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनको सीट बंटवारा करती हैं। तो साफ संकेत है कहीं न कहीं कि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और सीट को लेकर जो दावेदारी की जा रही है, अंदरूनी के जो तस्वीरें सामने आ रही, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा होगी। जी बिल्कुल। अनुप्रिया पटेल के जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से अतिथि जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण दिया गया है, तो इसको क्या एक बड़े रूप में देखा जा रहा है? साफ है, क्योंकि अमित शाह पहले भी आप देखें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मौजूदा समय में गृह मंत्री है, और एनडीए के साथ जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में वो बीजेपी है। यानी बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है, सभी क्षेत्रीय स्तर पर तकरीबन 39 से ज्यादा जो पूरे देश में एनडीए के साथ जुड़ी हुई है। तो ये भी कहीं न कहीं संकेत है, जब अमित शाह इसमें शामिल होंगे तो एनडीए के जो साथ में आने के लिए जो कवायद लगाई जा रही है, तमाम जो विपक्षी दल है, खासकर वो जो अपना गठबंधन अलग से बनाया है, लेकिन सत्ता पक्ष में जो एनडीए के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उसको भी मजबूती के तौर पे देखा जा रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरह से जब चुनाव होंगे उसके रणनीति रूप से तैयार किया जाएगा, तो उसमें भी कहीं कहीं अपनी मजबूती को भी दर्शाया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया सतीश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दोनों ही मामलों को लेकर के आगे वाले लोकसभा चुनाव में भी फर्क पड़ सकता है। साथ ही एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, तो वहीं पल्लवी पटेल का कार्यक्रम जो कि लोहिया सभागार में होना है उसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शिरकत करेंगे।
साथ ही दोनों जगहों पर जाकर अलग अलग पार्टी के नेता कुछ ना कुछ बयान भी देंगे, जिसको आने वाले लोकसभा चुनाव के रूप से देखा जा रहा है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां खबर लखनऊ से है। आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। लखनऊ में लालटेन निकाला जाएगा जुलूस। लखनऊ में लालटेन लेकर निकाला जाएगा जुलूस। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी आज लखनऊ में प्रदर्शन करेगी। बिजली कटौती को लेकर आम आदमी का यह प्रदर्शन होना है। लखनऊ में लालटेन कर निकाला जाएगा जुलूस। परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहे तक निकालेगी जुलूस। बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी आज लखनऊ में करेगी प्रदर्शन। परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहे तक निकालेगी जुलूस। हाथों में लालटेन लेकर के निकाला जाएगा ये जुलूस। बत्ती गुल लालटेन अभियान के तहत निकाला जाएगा जुलूस। लखनऊ में आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। लखनऊ में लालटेन लेकर निकाला जाएगा जुलूस। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहे तक जुलूस निकालेगी। बता दें कि बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन होना है, जिसमें वो हाथों में लालटेन लेकर के निकालेंगे जुलूस। लखनऊ में लालटेन का निकाला जाएगा जुलूस। आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। बिजली कटौती को लेकर परिवर्तन चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक आम आदमी पार्टी निकालेगी जुलूस। बत्ती गुल लालटेन अभियान के तहत ये जुलूस निकाला जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं। सतीश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जुलूस में कौन कौन से नेतागण मुख्य रूप से शामिल होने वाले हैं? जो आज जुलूस आम आदमी पार्टी द्वारा निकाला जा रहा है, उसमें माना जा रहा है कि जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इसमें शामिल होंगे, और कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होने हैं। जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया है, उसमें तकरीबन 2 बजे के आसपास परिवर्तन चौक है, वहां से एक हजरतगंज, यानी कि जो हजरतगंज है, वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे वहां तक के जुलूस निकाला जाएगा, जो हाथ में लालटेन लेकर कहीं न कहीं संकेत दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती बड़े पैमाने पर हो रही है। साफ संदेश है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से बिजली के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और पंजाब में सरकार बनाई, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी इसको मुख्य मुद्दा मानते हुए उत्तर प्रदेश में इसी के जरिए कहीं न कहीं आंदोलित रहित है। और इसके अलावा प्रदर्शन के जरिए कहीं न कहीं जनता से एक कनेक्टिविटी की बात हो, वो इसके जरिए कहीं दर्शाई जा रही है। पिछले समय में आप देखें कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में बिजली की संकट थी। कई जब गर्मी, तपन और तेज धूप की वजह से लोग परेशान थे, तो उस वक्त बिजली की भी कटौती हो रही थी। कहीं ट्रांसफार्मर एक तरह से ब्लास्ट होता था, कहीं वायर जल जाते थे, तो लंबे समय तक उसका रिपेयरिंग नहीं होती थी, और जिसकी वजह से लोग एक तरह से परेशान होते थे, खासकर गर्मी के मौसम में। तो इन परेशानियों को एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी इस तरह का कार्यक्रम आज जो प्रदर्शन के जरिए, एक तरह से जुलूस के जरिए कहीं न कहीं संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर मौजूदा समय में हमारी सीटें ज्यादा आती है, तो अगर सरकार में भी होंगे, तो जो बिजली है वो मुफ्त किया जाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो बहरहाल जो आज की तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी की, उसमें एक दिनों पहले ही संजय सिंह हैं, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि आज आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे भी होंगे, इसके जरिए कहीं न कहीं वो भी रखेंगे। और मौजूदा समय में आप देखिए कि जो एक तरह से बिल को लेकर, खासकर दिल्ली में जो बिल है, एक तरह से ट्रांसफर नीति को लेकर, उसमें भी कहीं चर्चा होनी है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये अपनी बात रखी जा सकती है, और तमाम जो लोगों की, खासकर जो जनता के मुद्दे हैं, उसके जरिए भी कहीं न कहीं प्रदर्शन के जरिए बात सामने रख सकते हैं। जी, साथ ही परिवर्तन चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा, तो इससे यातायात भी प्रभावित होगा। इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है?
देखिए, इसकी सूचना पहले ही खुफिया विभाग द्वारा मिल जाती है प्रशासन को। जी। तो बहरहाल प्रशासन के जरिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आप देखें कि हजरतगंज ऐसा क्षेत्र है जो मेन बॉडी मानी जाती है पूरे लखनऊ की। तो वहाँ पे यातायात व्यवस्था को लेकर तमाम ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो पुलिस है उसको सतर्क रखते हैं। तो बहरहाल जो संख्याएं ज्यादा होगी आज आंदोलन के समय में, तो ट्रैफिक बाधा होंगी, तो इसको लेकर भी तैयार है। और साफ है कि परिवर्तन चौक से किसी भी तरह से जो आंदोलनकारी होंगे, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, हजरतगंज नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उसके भी इंतजाम किए गए हैं। तमाम जगहों पे, अलग अलग जगहों पे बैरिगेटिंग की व्यवस्था की गई। बहरहाल जब से ही आंदोलन शुरू होगा उस वक्त बैरिगेटिंग लगा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि ये आंदोलन हजरतगंज तक न पहुंचे और परिवर्तन चौक ही सीमित कर दिया जाए, जिससे कि यातायात बाधित न हो। क्योंकि ऑफिस दफ्तर के समय होते हैं। बहरहाल आज तो रविवार है, छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है, कंपनियां हैं, जी वो जी। खुली होती हैं, वहाँ पे लोग जाते रहते हैं। और आज के दिन में लोग छुट्टियां भी मनाने के लिए घरों से निकलते हैं। तो ट्रैफिक जाहिर सी बात है कि चीजें रहेंगी। और दूसरी तरफ आप कई ऐसे लखनऊ में भी कार्यक्रम लगे हुए हैं जहाँ पर बड़े स्तर पे जो लगे हुए हैं, उसमें भी ट्रैफिक की बाधित हो सकता है। तो ऐसे में प्रशासन भी की पूरा प्रयास रहेगा कि आंदोलन वहीं यानी परिवर्तन चौक पर ही खत्म हो जाए, ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो। जी जी बिल्कुल। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ आ रहे हैं और साथ ही आप प्रदर्शन कर रही है, तो इस पर अभी तक बीजेपी सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, सभी की, हालांकि जो लोकतंत्र है उसमें एक खूबसूरती ये भी है, जैसा कि राजनेता भी मानते हैं कि प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और एक तरह से विरोध ये करना लाजमी होता है। जब लोकतंत्र की मजबूती के तौर पे तभी मालूम होता है कि क्या गलत हो रहे हैं प्रदेश में। आज जो सत्ता है खासकर किस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संकेत दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है आई है आंदोलन को लेकर, लेकिन बहरहाल जब आंदोलन होगा उस वक्त जो रूपरेखा तैयार किया गया, उस वक्त जो भी घटनाएं घटेगी या तमाम तरह की चीजें होंगी, तो उस वक्त हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया खासकर सत्ता पर से आए। लेकिन बहरहाल बीजेपी भी अपने आप पर व्यस्त है, क्योंकि आज उसके बड़े नेता अमित शाह लखनऊ में हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल एक तरह से आम आदमी पार्टी पूरा कोशिश करेगी कि प्रदेश का इस आंदोलन पर ध्यान रहे और जो उनकी मांगे हैं उस पर अमल किया जाए, बिजली कटौती न हो और आम जनता को जो बिजली की मुहैया करानी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसका सही तरीके से मिले। खासकर अभी बारिश का मौसम है तो ट्रांसफार्मर जलने की ज्यादा आशंका होती है कि पानी की वजह से दिक्कतें होती हैं जब ब्लास्ट होते हैं। तो ऐसे में उसको भी दुरुस्त किया जाए। इस आंदोलन के जरिए भी कहीं ना कहीं सामने भी बात रखी जाएगी। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लखनऊ में प्रदर्शन के सिवा अन्य भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिनमें से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ आना। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज आम आदमी पार्टी बिजली कटौती को लेकर करेगी प्रदर्शन। परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहे तक आम आदमी पार्टी निकालेगी जुलूस। हाथों में लालटेन लेकर बिजली कटौती पर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। लखनऊ में लालटेन लेकर निकाला जाएगा जुलूस। तो खबर हम आपको यहां लखनऊ से बता रहे थे, जहां आम आदमी पार्टी आज बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां यूपी में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान। खबर लखनऊ से है। 7 जुलाई को खत्म होगा महाजनसंपर्क अभियान। आज अमित शाह और 7 जुलाई को मोदी आएंगे यूपी। 7 जुलाई को खत्म होगा भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान 7 जुलाई को खत्म हो जाएगा। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान 7 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आएंगे। बता दें कि 7 जुलाई को भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान खत्म हो जाएगा। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान 7 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और 7 जुलाई को पीएम मोदी के आने की संभावना है। 7 जुलाई को खत्म हो जाएगा महाजनसंपर्क अभियान। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान 7 जुलाई को भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान खत्म हो जाएगा।
आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आएंगे और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे उत्तर प्रदेश। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान आने वाली 7 जुलाई को खत्म हो जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान खत्म हो जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बदायूं की, जहां कावड़ यात्रा को तैयारियों का निरीक्षण। कावड़ यात्रा को तैयारियों का निरीक्षण। एडीजी कमिश्नर ने गंगा तट का किया दौरा। एडीजी कमिश्नर ने गंगा तट का किया दौरा। मंडलायुक्त एडीजी ने किया कछला घाट का निरीक्षण। एडीजी कमिश्नर ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कावड़ियों का मार्ग सुगम बनाएं, ऐसा कुछ कहना है मंडलायुक्त का। कावड़ यात्रा के संबंध में तैयारियां समय से पूर्ण कराएं। कछला घाट में नौका संचालकों का कराएं पंजीयन। बिना पंजीयन के ना चलने दे नौका। इस बार श्रावण मास जो है दिवस के साथ में 60 है और इसके दृष्टिगत जो भी यहाँ की कावड़ यात्रा और श्रावण मास को सबसे संपन्न करने के लिए व्यवस्था आवश्यक है। इसके दृष्टिगत आज एडीजी साहब तीसरा पोस्टल पिछला घाट और उससे आसपास के जितने भी स्थल हैं पूरे जनावर से लेकर और काशी जनपद की सीमा तक पूरा उन्होंने भ्रमण किया और मॉनिटरिंग देखा और विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने निर्देश दिए। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि पूरी कावड़ यात्रा पूरा श्रावण मास संपन्न हो। इसी बीच कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरबा से खबर हम आपको बता दें, जहां कोरबा में भीषण सड़क हादसा। कोरबा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की हाईवे से टक्कर। कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत। भवानी मंदिर के पास नए पुल पर हुआ हादसा। कोरबा में भीषण सड़क हादसा। खबर हम आपको कोरबा से बता रहे हैं, जहां कोरबा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार की टक्कर हो गई है। कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत। भवानी मंदिर के पास नए पुल पर हुआ हादसा। कोरबा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की हुई टक्कर। कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। खबर हम आपको कोरबा से बता रहे हैं, जहां कोरबा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कार कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। कोरबा में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हुई है। तो खबर कोरबा से है, जहां हुआ भीषण सड़क हादसा। जहां खबर महाराजगंज से है, चर्चित महाव नाला का तटबंध टूटा। सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की एक बार फिर से खुली पोल। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है महाव नाला। नेपाल से अचानक पानी छोड़ने के बाद टूटा तटबंध। लाखों रुपए सिंचाई विभाग मरम्मत के नाम पर करता है खर्च। महाराजगंज से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चर्चित महाव नाला का टूटा तटबंध। नेपाल से निकलने वाला नाले का तटबंध टूटा। तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न। महाव की तबाही ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी। सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की एक बार फिर खुली पोल। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है महाव नाला। नेपाल से अचानक पानी छोड़ने के बाद टूटा तटबंध।
लाखों रुपए सिंचाई विभाग मरम्मत के नाम पर करता है खर्च। खबर महाराजगंज से है, जहां चर्चित महाव नाला का तटबंध टूटा। नेपाल से निकलने वाले नाले का तटबंध टूटा। सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं फतेहपुर की, जहां एक ही दिन में दो बड़ी वारदात। फतेहपुर में एक ही दिन में दो बड़ी वारदात का मामला सामने आ रहा है। दो अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो बड़ी वारदात। दो अलग अलग लोगों को मारी गई गोली। एक युवक को धाता थाना क्षेत्र में मारी गई गोली। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। घायल दयाशंकर बीजेपी के हैं नेता। जिला अस्पताल पहुंची खागा विधायक कृष्णा पासवान। दूसरा गोलीकांड किशनपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। मिश्री लाल नाम के युवक को मारी गई गोली। मामला पत्नी की फोटो स्टेटस में लगाने का। दोनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर। दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना किशनपुर अंतर्गत कल्याणी चौराहे पर मिस्टर लाल नामक एक युवक को जो है गोली लगी है, जिसमें उसकी हालत ठीक है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला ये उसकी पत्नी का फोटो उसके स्टेटस पर लगा दिया था, इसकी तत्कालिक कांड यही सामने आ रहा है। तो खबर हम आपको बता रहे थे, जहां एक ही दिन में दो बड़ी वारदात सामने आई हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं अमेठी की, जहां ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। खबर अमेठी से, जहां ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक बाइक के साथ ट्रक में फंसा। युवक को 2 किलोमीटर से अधिक घसीटता रहा ट्रक ड्राइवर। बाइक से निकली चिंगारी से ट्रक में लगी आग। बाइक से निकली चिंगारी से ट्रक में लगी आग। आग लगने से बाइक सवार युवक की जलकर हुई मौत। पुलिस ने एक घायल युवक को भेजा अस्पताल। करमौली के जाफरगंज नवीन मंडी के पास की घटना। खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक बाइक के साथ ट्रक में फंसा। करीब 2 किलोमीटर तक ट्रक चालक ने बाइक सवार को घसीटा। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार को 2 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके बाद बाइक से चिंगारी निकलने पर ट्रक में लगी आग। आग लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही आग लगने से बाइक सवार युवक की भी जलकर मौत हो गई है और ट्रक में भी आग लग गई है। पुलिस ने घायल युवक को भेजा अस्पताल। आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने का निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। छावनी बोर्ड के विघटन और इन शहरों में नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं जिला प्रशासन में स्थानांतरित करने से यहां की स्थानीय जनता को लाभ होगा। साथ ही शहर की पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु
ECHS केंद्र खोले जाने की संस्तुति प्रदान की है। आभार व्यक्त करते हुए इस ECHS पॉलिटेक्निक के परिसर में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए एक CED कैंटीन खोले जाने का अनुरोध किया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए NRTO की 4 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार NRTO को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के तत्पर है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां उत्तरी पूर्वी दिल्ली में गोकुलपुरी इलाके में एक घर में चल रही प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में एयर कंप्रेसर टैंक फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान रोहिणी निवासी बबलू और करण के रूप में हुई। बबलू एक कंप्रेसर मैकेनिक था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करण ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मिली। गोकुलपुरे इलाके में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पूछताछ से पता चला कि घटनास्थल पर 4 लोग घायल हो गए थे और उनमें से 3 को पहले ही GTB अस्पताल ले जाया गया था, जबकि चौथा व्यक्ति प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में मृत पाया गया था, जो घर ही चल रही थी। खबर झारखंड के दुमका जिले से है, जहां जिले की मयूराक्षी नदी में स्नान करने गए 2 युवक पानी में डूब गए, जिस वजह से उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे युवक का शव कड़ी मशक्कत के बाद नहर से बरामद किया गया। आपको बता दें कि 3 युवक नहाने के लिए नहर पर गए हुए थे, जहां गहरे पानी में डूबने से 2 की मौत हो गई। वहीं अन्य एक साथी सकुशल बच गया, जिसके बाद उसने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। जिसके बाद आनन फानन में परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। बरामद हुए शवों को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दूसरे युवक का भी शव घंटों मशक्कत के बाद गहरे पानी से बाहर निकाला गया। दोनों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। दुमका में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 2 युवक नहाने गए हुए थे, जहां गहरे पानी में डूब जाने से हुई मौत। सिकंदर शर्मा, संवाददाता, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। यह बीमारी पूरे देश, विशेषकर आदिवासी लोगों के लिए गंभीर चिंता का कारण बन रही है। एक अनुमान के मुताबिक 7 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों में यह गंभीर बीमारी देखी जा रही है। जोखिमों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 भाषण के दौरान साल 2047 तक रोग को भारत से जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन की शुरुआत की है। स्किल सेल एनीमिया रक्त से संबंधित विकार है। यह वंशानुगत विकारों के समूह में से एक है, जिसे स्किल सेल रोग के रूप में जाना जाता है। स्किल सेल रोग दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन से संबंधित मानी जाती है, जिसमें ऊतकों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रभाव बाधित हो जाता है, जो कई गंभीर रोगों का कारण बनती है। इस राज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को न सिर्फ सिकल सेल से राहत। सबसे पहले तो चिकित्सकों को भी मैं बधाई दूंगा। डॉक्टर डे है, चिकित्सकों का दिन है, उनको भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वो हमारे भगवान के दूसरे रूप में हम उनको जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। आज सिकल सेल उन्मूलन अभियान में हम सारे लोग मिलकर इस अभियान को कैसे सफल हो, इसके लिए लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड, खून एक ऐसी चीज़ है जिसको न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न बनाया जा सकता है, और ये एक इंसान ही दूसरे इंसान का मददगार हो सकता है।
प्रदेश में 26 जून से स्कूल खुल चुके हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूलों को खुलने से पहले स्कूल जतन योजना की शुरुआत कर प्रदेश के स्कूलों का मरम्मत कार्य कर आने वाले समय में बच्चों को असुविधा ना हो, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए खर्च कर इस योजना की शुरुआत की। लेकिन कांकेर जिले में स्कूल जतन योजना की पोल खुल रही है। स्कूल खुलने के बाद भी जिले के कई स्कूलों की मरम्मत नहीं की गई। हम बात कर रहे हैं कांकेर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर चरामा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम उकुड़ना के ठाकुरपारा स्थित प्राथमिक शाला में, जहां एक ही भवन में पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों को बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल की छत का मरम्मत कार्य चल रहा है। लेकिन स्कूल खुलने के बाद भी अब तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में बारिश में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। सर, अब बच्चों का 16 जून से स्कूल प्रारंभ होना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ग्रीष्म अवकाश को बढ़ा के आगे 26 तक छुट्टी की घोषणा कर दी। तो इस स्थिति में 26 के पहले हमारे स्कूल भवन कंप्लीट होना था, पर कुछ कारणवश नहीं हो पाया है। सारी सामान तो पहुंच चुकी है, पर नहीं बन चुका है। अब हम एक जो अतिरिक्त कक्ष है वहाँ पे हम सारे बच्चों को एक जगह, पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक साथ बिठा के जो है ना पढ़ाई करवा रहे हैं। अब बनने के बाद ही वहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बढ़िया है कि बहुत समय बाद जो है सब स्कूल जो है वो मरम्मत हो रहा है, तो ये अच्छी बात है सरकार के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सर, कुरकुरा गांव में करीब 2 तारीख से पूरा छत उखाड़ दिया गया है और अभी भी वहाँ कोई मरम्मत नहीं हुई, क्या करें? नहीं, बीओ से मेरी बात हुई है। बीओ का कहना है कि अभी 3 दिन मतलब छत बन गई है, वो उसमें सीमेंट शीट लगेगी, तो अभी उसके कारण पानी के कारण रुका है। सैटरडे तक के आज वो कंप्लीट हो जाएगी। देश के बाद में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।